नमस्कार, मेरा नाम है आरजेसीपी सैंडी। बहुत बहुत आपका स्वागत है इस खास वेबिनार में। और ये अवेयरनेस वेबिनार में हम बातचीत करेंगे बहुत ही खास लिम्फोमा के बारे में। और मिथ, होप और ट्रीटमेंट सब कुछ इस खास वेबिनार में आपको सुनने को मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। और ये शब्द मैंने पहली बार सुना, लिम्फोमा, अपनी जिंदगी के अंदर। और मैंने भी सोचा इसके बारे में जाने। और मेरे साथ है इस वक्त डॉक्टर मुकेश चावला जी, जो कि लिवासा हॉस्पिटल मोहाली से हैं और जो कि ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और लिम्फोमा एक्सपर्ट हैं। सो बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप अक्सर हाल चाल पूछते हैं डॉक्टर्स का, राइट। और हम लोग हाँ, थैंक यू उससे सो हम मच। पूछते हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ओके सर, लिम्फोमा ये शब्द मुझे लगता है कि आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मुझे लगता है कि ये चीज ये क्लियर होना चाहिए सबको कि लिम्फोमा होता क्या है। जैसे कि हम कहते हैं कि सितंबर हमारा लिम्फोमा अवेयरनेस मंथ है। तो लिम्फोमा भी एक तरह का ब्लड का कैंसर है जिसको हम जी बेसिकली गिल्टियों का कैंसर बोलते हैं। तो गिल्टियां, हमारे शरीर में बहुत सारी गिल्टियां होती हैं, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं गले में, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। जी तो ये हमारी बॉडी में जगह जगह गिल्टियां होती हैं जो वैसे दिखाई नहीं देती हैं। अगर इनमें सूजन आ जाए और कैंसर बन जाए तो उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। जी तो लिम्फोमा को हम गिल्टियों का कैंसर बोलते हैं, जो एक तरह का ब्लड कैंसर ही होता है। तो ये या तो गिल्टियों में भी हो सकता है या फिर जी। हमारे ब्लड या बोन मैरो में भी जा सकता है। अब लिम्फोमा की बात करें, क्योंकि अवेयरनेस मंथ है तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी। लिम्फोमा दो तरह का होता है बेसिकली। एक ओके। हॉजकिन लिम्फोमा, एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये दो अलग अलग तरह की किस्में हैं। तो हॉजकिन लिम्फोमा एक अलग तरह का होता है, एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में भी अलग अलग तरह की टाइप्स होती हैं। जी तो बेसिकली नॉन हॉजकिन के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं, या तो ये लो ग्रेड वाला होता है या हाई ग्रेड वाला होता है। मतलब जी एक हल्के किस्म का होता है, एक तेज किस्म का होता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी टाइप का लिम्फोमा है, क्योंकि जी उनका डायग्नोज करने के बाद कौन सी टाइप है, फिर ये है कि हॉजकिन है या नॉन हॉजकिन है, या ये हल्के किस्म का है या तेज किस्म का है, उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। जी। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी टाइप का लिम्फोमा है, कहाँ पे है, कौन सी स्टेजिंग पे है, उसके हिसाब से ही इनका ट्रीटमेंट होता है। ओके। तो सर बात करें ये कितना कॉमन है, स्पेशली इंडिया में कितना ज्यादा इसका असर है, और कौन से लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं? हम्म आ, ये बहुत ही अनकॉमन डिजीज नहीं है। आप ओके। बोलो कि ऑलमोस्ट लिम्फोमा की कैटेगरी में से, या जो ब्लड कैंसर हम माने, ऑलमोस्ट 10 से 15% जो होते हैं वो गिल्टियों के कैंसर आते हैं। जी तो इसमें नॉन हॉजकिन अलग होता है, नॉन हॉजकिन अलग होता है। जी तो ये ऑलमोस्ट हर उम्र में पाए जाते हैं। ज्यादातर एल्डरली एज ग्रुप में, या इनको बोलते हैं कि दो तरह के एज ग्रुप्स होते हैं, या तो यंग एज ग्रुप में भी पाए जाते हैं, जी। 20-30 साल की उम्र में, और ओल्ड एज में भी पाए जाते हैं, 60-70 ईयर्स की एज में। बट ऐसा बोलना कि बीच की एज में बिल्कुल नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। कॉमनली इन एज ग्रुप्स में पाए जाते हैं। बट अगर इंडिया में सिनेरियो देखें, ये हर एज ग्रुप में पाए जाते हैं। कॉमनली मिडिल एज ग्रुप में भी डाला जाता है, पाया जाता है ये। जी। और सर जैसे कि कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाता है। तो लिम्फोमा की जो बात करिए, डायग्नोस कैसे होता है, इसको कैसे पता चलता है? हाँ, बिल्कुल। कोई भी बीमारी को जानने के लिए उसका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो डायग्नोसिस से पहले पेशेंट को सिम्टम साइंस क्या आएंगे, वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस का हमारा पर्पस ही यही है। तो हमारी बॉडी में आपको देखना है कि पहले कोई गिल्टियों में सूजन तो नहीं आ रही है। जी तो गिल्टियों का बढ़ना, या कोई जैसे हमारी गर्दन में बहुत गिल्टियां होती हैं, टॉन्सिल्स होते हैं गर्दन में, आप अगर मान लें यहाँ पे इधर गिल्टियों में, कान के पीछे कोई गिल्टियां हो रही हैं, या अंडर आर्म्स के अंडर कोई गिल्टियां बन रही हैं, है ना। तो वहां पे भी देखना चाहिए। जी ये तो जो बाहर वाली गिल्टियां, ये हमें पता लग सकती हैं हमारे खुद के एग्जामिन करने पे। जी इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी गिल्टियां होती हैं जो हमारे पेट के अंदर होती हैं, हमारे गट के अंदर होती हैं, छाती के अंदर होती हैं। हाँ, उनको हम टेस्टिंग से पता कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल एग्जामिनेशन पे अगर किसी पर्सन को फील होता है कि हमारी बॉडी में कोई गिल्टियां बढ़ रही हैं, बट गिल्टियां बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये लिम्फोमा ही होगा। गिल्टियों का बढ़ने का कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी इन्फेक्शंस में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका काम है इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना। तो जी ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन में भी बढ़ सकते हैं। कुछ और डिजीजेज होती हैं, ऑटोमिन डिजीजेज होती हैं, कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होती हैं जैसे टीबी होती है, उनमें भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद लास्ट में जो आता है, अगर हमने ये सब रूल आउट कर दिया, ये एक कैंसर होने के लक्षण होते हैं। तो जी इसके सिर्फ गिल्टियों का बढ़ना एक कारण नहीं है, इसके अलावा और भी कई लक्षण आ सकते हैं। जैसे हम बात करें कि बहुत देर से लंबा बुखार चल रहा है, मे बी जी हल्का भी हो सकता है या तेज बुखार भी हो सकता है। बट अगर बार बार बुखार आ रहा है, टूट रहा है, फिर आ रहा है, या लंबे समय से बुखार जा नहीं रहा, जी भूख ना लगना लंबे समय से, या वजन का कम हो जाना, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कैंसर की तरफ हमें बताते हैं कि भी ये कैंसर हो सकते हैं।
इसके अलावा कुछ बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि शरीर पे कुछ निशान बनना, खुजली होना, थोड़ा सा भी इंसेक्ट बाइट होने के बाद बड़े बड़े जख्म बन जाना। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये लिम्फोमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ज्यादातर सिम्टम्स यही होते हैं कि गिल्टियों का बढ़ना, बड़े लंबे से बुखार चलना, वजन एकदम से बहुत कम हो जाना। और इसके अलावा अगर पेट में लीवर तिल्ली का बढ़ना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह के गिल्टियों वाले ऑर्गन्स होते हैं, उनका बढ़ना भी एक सिम्टम हो सकता है कि ये लिम्फोमा हो सकता है। जी। सर बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट जर्नी जो वो कैसी रहती है? हाँ, इससे पहले ये तो हो गया जो हमने बात की अभी साइन एंड सिम्टम्स। अभी वो इसके बाद हमारा आता है डायग्नोसिस। तो ओके। इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको के लिए हमें अपने डॉक्टर को या ऑन्कोलॉजिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और जी। इसके लिए हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जिसके लिए करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है गिल्टी से बायोप्सी का जांच करना। बायोप्सी जो होता है हमारा सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि ये इन्फेक्शन वाली गिल्टी है या कैंसर वाली गिल्टी है। इसके बाद हम कुछ स्पेशल डाई वाले टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता लगता है, जैसे मैंने बताया, कि कौन सी टाइप है। तो कौन सी टाइप से हमें पता चलेगा कि ये हॉजकिन लिम्फोमा है या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। जी। जैसे कि आपने बात करा कि जर्नी कैसे रहेगी, तो ये टाइप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ओके। इसके अलावा बीमारी कितनी फैली हुई है उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, इवन कई बार पूरा बॉडी का होल बॉडी पेट स्कैन भी करते हैं। इसके जी। अलावा हम कई बार कुछ और टेस्ट भी करते हैं इन चीजों को जांच करने के लिए। तो बेसिकली हमने एक तो कैंसर का डायग्नोसिस बनाना है, वो हमारा बायोप्सी और आईएचसी के ऊपर बनता है। और जी। वो कितना फैला हुआ है देखने के लिए हम कुछ इमेजिंग टेस्ट करते हैं या होल बॉडी पेट सीटी करते हैं। सो तो अब बात करें कि भी इसकी जी। ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस आती हैं। जी। तो इसकी ट्रीटमेंट में आजकल तो बेसिकली जो पहला ट्रीटमेंट आता था वो था कि कीमोथेरेपी वाला इलाज ही होता है। तो जी। अगर जी। हम बात करें, हॉजकिन लिम्फोमा का अलग ट्रीटमेंट होता है और नॉन हॉजकिन का अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर मोटा मोटा बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 6 महीने की कीमोथेरेपी लगती है। तो ओके। डिपेंडिंग अपॉन कौन सी टाइप है उसके हिसाब से कीमो डिसाइड होती है। तो मैंने वही बताया कि इसमें हम दो तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये हल्के टाइप वाला लिम्फोमा कैंसर है या तेज टाइप वाला कैंसर है। जो हल्के टाइप वाला होता है वो थोड़ा क्रॉनिक टाइप वाला होता है, वो धीरे धीरे फैलता है पर पूरे बॉडी में फैल सकता है। उसको कई बार हम पूरी तरह खत्म भी नहीं कर सकते हैं, बट वो हल्की कीमो से उसका इलाज हो जाता है। अगर हम बात करें तेज वाला, जो हाई ग्रेड लिम्फोमाज होते हैं, उनको डायग्नोज करना, उसमें सिम्टम्स भी बहुत जल्दी आते हैं। कुछ हफ्ते या महीनों में ही फैल जाता है, सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं। और उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है जल्दी, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। रफली हम बात मान के चलें से 5 से 6 महीने का कीमो के साइकिल्स होते हैं। जी। बट जिस तरह से अब हमारी लेटेस्ट एडवांसमेंट आ रही है सिर्फ कीमोथेरेपी, जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उसके जी। अलावा हमारे पास कुछ और ड्रग्स भी आ गई हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, जिनको हम कई बार अकेले, डिपेंडिंग अपॉन एज और उनका कैसा है शरीर, झेल सकता है, कई बार हम कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन भी करते हैं उसके इलाज के लिए। तो इसमें हमारे पास कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। जैसे इसका रिस्क होता है वापस आने का, तो कुछ कैंसर्स में अपफ्रंट कीमो के बाद, डिजीज कंट्रोल करने के बाद हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ जी। में कई बार बीमारी वापस आने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है जहां पे हम लंबे टाइम के लिए कैंसर को रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, जैसे जी। कार्टी सेल थेरेपी आ गई है। जी। यहाँ पे अगर कई बार होता है कि के बावजूद भी वापस आ रहा है, जी। तो ये एक तरह की नई तरह की इम्यूनोथेरेपी है जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं कीमोथेरेपी से। तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम कार टी सेल थेरेपी करते हैं, जी। जिसमें हम बॉडी के ही टी सेल्स, एक तरह के जो हमारे फाइटर सेल्स होते हैं, उनको लेके हम उसमें लैब में ट्रेन करके कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फिर से फाइट करते हैं और जी। वापस ब्लड में दिया जाता है। तो ये एक नई थेरेपी आई है, वो भी एक आ गई है। तो हमारे पास आजकल तो कहने का मतलब है कि अब हमारे पास बहुत सारे हथियार हो गए हैं कैंसर को फाइट करने के लिए। जी। ना सिर्फ लिम्फोमा में, और भी ब्लड कैंसर्स की बीमारियों में। तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयां आ गई जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स कम हैं, जो ना सिर्फ इंजेक्शन की फॉर्म में, कई बार पेट में भी लगाए जाते हैं, और कई बार टैबलेट्स की फॉर्म में भी आ गए हैं, जिससे हम इसको, कैंसर को फाइट कर सकते हैं। जी। बात करें सर अर्ली डिटेक्शन से कितना डिफरेंस हो पड़ता है इसके ऊपर? डेफिनेटली, जैसे मैंने बात की कि जब हम डायग्नोस करते हैं तो हम स्टेजिंग करते हैं। जी। तो स्टेजिंग का मतलब होता है कि बीमारी कितनी फैली हुई है। जी। तो स्टेजिंग के ऊपर हम अगर लिम्फोमा में बात करें तो हम ज्यादातर इसको 4 स्टेजेस में डिफाइन कर देते हैं, स्टेज जी। 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो जी। ये मोटा इसमें यही हम समझाएं कि ऐसा होता है कि कितना फैला हुआ है, उसके हिसाब से स्टेजिंग है। जी। तो अगर कम स्टेज होगी तो उसमें कीमो भी कई बार हल्की लगती है, लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, कम साइकिल होते हैं।
और जी उसमें रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। जी क्योंकि ऐसा मानिए कि कैंसर ने अभी बहुत ज्यादा शरीर को खाया नहीं है, तो जी बॉडी की भी टॉलरेबिलिटी होती है कि वो कीमो को हैंडल कर सकता है। तो अर्ली स्टेज और अर्ली डायग्नोसिस पे रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है, बीमारी को ज्यादा अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है, पेशेंट अच्छे से कीमो टॉलरेट कर सकता है, और इसमें लॉन्गर रिमिशन रहता है। रिमिशन मतलब काफी देर तक बिना कैंसर के पेशेंट रह सकता है। जी। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ, जो मिथ्स हैं वो उनको क्लियर करते हैं, क्योंकि लिम्फोमा को लेके काफी लोगों के जहन में बहुत सारे राइट। डाउट्स हैं। और पहला मिथ ये है कि सिर्फ ओल्डर लोगों को ही लिम्फोमा होता है। कितना सच है? जैसे कि मैंने बताया, यस, ज्यादातर ये लिम्फोमा ओल्डर कैटेगरी में होता है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह का लिम्फोमा होता है, कोई हॉजकिन जी होता है, कोई नॉन हॉजकिन है। अगर हॉजकिन की बात करें, इसमें बाई मॉडल होता है, या तो ये यंग पेशेंट्स में होता है 10 से 20 साल की, या फिर एल्डरली होता है। जी पर बीच के पेशेंट्स को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर उन एज ग्रुप्स में कॉमन है। अगर हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें, ये किसी स्टेज पे भी हो सकता है, बच्चों में कम होता है, मिडिल एज और एल्डरली एज ग्रुप में ज्यादा होता है। जी तो ये कहना कि सिर्फ एल्डरली एज ग्रुप में होता है, नहीं, यस, कॉमनली एल्डरली एज ग्रुप में होता है, बट ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है। आजकल जैसे इंडिया में हमारा सिनेरियो चल रहा है, कैंसर की एज बहुत अर्ली होने लगी है और बहुत जल्दी आने लगे हैं। जी तो हम यंग यंग पेशेंट जो 20 30 साल 40 साल की उम्र है, उनमें भी देख रहे हैं कि ये वाले कैंसर बहुत कॉमनली हो गया है, बहुत यंग पेशेंट में कॉमनली लिम्फोमा देख रहे हैं। तो ये तो एक मिथ है कि सिर्फ एल्डरली ग्रुप में होता है, इवन यंग और यंग अडल्ट में भी ये हो सकता है। जी। दूसरा मिथ है सर, अगर लिम्फ नोड्स स्वोलन है तो फिर हमेशा कैंसर ही होता है। यस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो लिम्फोमा, कोई भी गिल्टियां का बढ़ने का कारण सिर्फ कैंसर नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि और चीजें भी होती हैं, जैसे इन्फेक्शंस होती हैं, या टीबी भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनमें गिल्टियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कैंसर, ज्यादातर ये कारण ज्यादा कॉमन है कैंसर जी से। तो इसको जांच करने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है, जिससे हम बायोप्सी टेस्ट करते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये गिल्टी वाला कैंसर है या कोई और प्रॉब्लम है। तो हर हर गिल्टी बड़ा होना कैंसर जरूरी नहीं है, कई बार ये दूसरा कारण भी हो सकता है। जी। तीसरा मिथ है सर, कैंसर ट्रीटमेंट हमेशा अनबेरेबल साइड इफेक्ट्स देता है। कितना ही सच है? यस। अब हम बात करें जर्नी ऑफ कीमोथेरेपी जो पहले शुरू हुई थी, जो बहुत पहले कीमोथेरेपीज आई हैं वो बहुत विद टाइम रिफाइन हो गई हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, जैसे उनसे साइड इफेक्ट्स हम मैनेज कर सकते हैं। जी और अब हम आजकल कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी भी कंबाइन करते हैं, ताकि जो कीमो के जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स भी हैं उसको भी कम किया जाए। एक तो हमारी कीमोथेरेपी भी डाउन द लाइन इम्प्रूव हुई है, और साथ में हमने इम्यूनोथेरेपी भी कंबाइन कर दी है, जिससे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मैनेजेबल हैं। और जो साइड इफेक्ट्स आते भी हैं उसके लिए हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा उल्टी आती है, भूख लगनी कम हो जाती है, तो आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आने लगी हैं जिसको हम इसको साथ में मैनेज कर सकते हैं। तो जी। ये बोलना कि अनक्यूरेबल है, ऐसा नहीं है, हम्म। इट्स वेरी बेरेबल, बहुत ही। आजकल तो हम इसका ओपीडी बेसिस पे इलाज करते हैं, कि जी लोग सुबह आते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, और शाम तक घर चले जाते हैं। और अगर नेक्स्ट डे भी करना हो तो ओपीडी बेसिस पे होता है, इंजेक्शन लगाया, घर गए, और लोग अपना रूटीन का काम भी करते रहते हैं। तो आजकल कीमो का इलाज इतना इजी हो गया है कि ओपीडी बेसिस पे भी हो जाता है। जो हम पहले बात करते थे कि कीमो के साइड इफेक्ट्स होते हैं, आजकल बहुत कम होने लगे। और जैसे जैसे लेटेस्ट थेरेपीज आ रही हैं, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, उनके साइड इफेक्ट्स और भी कम है। जी। सर चौथा मिथ है कि अगर लिम्फोमा वापस आ जाए तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे हम बात कर रहे थे कि यस, कहीं ना कहीं ये कैंसर वापस आने का रिस्क रहता है। जी तो हम एक तो हमारा डाउन द लाइन बहुत रिफाइनमेंट होगी है कीमो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स में, जिससे हमें बहुत लंबा टाइम मिल जाता है कैंसर फ्री पीरियड का। बट काफी कैंसर्स होते हैं जिसमें मैंने बताया कुछ तेज वाले कैंसर्स होते हैं, या इवन लो ग्रेड लिम्फोमा भी कुछ टाइम के बाद वापस आने का रिस्क रहता है। ऐसा 100% सारे पेशेंट्स में क्योर नहीं होता, कुछ पेशेंट्स में इसको वापस आने का रिस्क रहता है। जी हाँ, उसके बाद हम बोलें कि भाई यस, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारी साइंस बहुत एडवांसमेंट कर चुकी है, जी तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हो गई हैं। जैसे हम करते हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपीज हैं, फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं, लेटेस्ट मैंने बताया कार्टी सेल थेरेपी है। जी तो लैब में हमारे पास काफी सारी, लैब मतलब डिजीज का वापस आना, हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस हैं जिससे हमें इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट यस, हमारा पहला हथियार फर्स्ट लाइन ही है, जो वो सबसे अच्छा होगा उतना कम चांस होगा उसके वापस आने का। बट ये कहना कि यस नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अगर कोई वापस आ गया ये उसके बाद डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। जी बहुत सारे पेशेंट्स में ये वापस आता है,
और दोबारा इलाज किया जाता है, कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है कि अंदर से ही कैंसर को खत्म कर दिया जाए। तो जी बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन हैं, इवन लैब सेटिंग में भी नई नई थेरेपीज आ रही हैं, तो इसको बाद में भी मैनेज किया जा सकता है। जी। सर एक चीज़ होती है कि अगर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो जाती है, चाहे आप लिम्फोमा की बात करते हैं, अगर लिम्फोमा किसी पेशेंट को हो जाता है तो फैमिली के जो खास है मेंबर्स हैं और बाकी उनके दोस्त हैं वो इमोशनली कैसे कोप कर सकते हैं? यस, देखो, जब भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है एक सोशल टैबू जरूर रहता है। जी तो जैसे कि बताना कि अब इस पहले तो हमें एज अ सोसाइटी इसको फाइट करना बहुत जरूरी है। जी तो जब भी हम कैंसर का डायग्नोसिस बनाते हैं, ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है पर्सन जी की जी लाइफ जी में, तो उसकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। तो वही होता है कि हम धीरे धीरे पेशेंट को बताते हैं, क्योंकि एट द एंड तो ट्रीटमेंट तो उन्हीं को ही लेना है, एकदम जी से नहीं बताते हैं, फैमिली को साथ में काउंसल करते हैं। तो जब भी हम ये डिक्लेयर करते हैं तो एक हम इमोशनल कंपोनेंट बहुत ध्यान में रखते हैं पेशेंट और उसकी फैमिली का। तो हमारे पास कुछ साइको काउंसलर्स भी होते हैं, तो आराम से बैठ के उनको पहले डिस्क्लोज किया जाता है ताकि ये एक्सेप्ट किया जाए। हाँ ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट लाइन क्या होगा वो बताया जाएगा। थर्ड हमारा होता है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बहुत होता है हर फैमिली के ऊपर, जी काफी कॉस्ट होता है। अब उस टाइम पे पेशेंट का अगर कोई जॉब में है तो उसका जॉब भी जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि इनिशियली फ्यू वीक्स आपको रेस्ट करना होता है। तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। साथ में मैंने जैसे कोई बताया कि फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट बहुत चाहिए। तो अकेला कैंसर की फाइट में सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर नहीं फाइट करते हैं, दोनों तरफ एक बहुत बड़ी टीम होती है। पेशेंट की साइड उसके फैमिली फ्रेंड सारे सर्कल जो होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है। डॉक्टर की साइड हमारे पास साइको काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ हमारे जो भी होते हैं वो उनका भी सारा सपोर्ट चाहिए होता है। इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सपोर्ट हम बात करें, इमोशनल सपोर्ट बात करें या फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, मिक्स होता है और मल्टीपल लेवल ऑफ लोग इन्वॉल्व होते हैं जो एक जी पेशेंट की केयर में इसमें इन्वॉल्व होता है। सिर्फ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, घर पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। जी तो फैमिली और फ्रेंड से इमोशनल और इवन फाइनेंशियल सपोर्ट वो बहुत जरूरी होता है कि इसको ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट जैसे मैंने जो बताया कि 1-2 महीने के बाद बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं, जी पेशेंट कम बैक टू अर्ली लाइफ। तो पेशेंट के माइंड में हमेशा ये होता है कि अब मेरा नेक्स्ट क्या होगा। तो जी ये बहुत समझाना जरूरी है इसी सपोर्ट के लिए कि यस, ट्रीटमेंट्स आर इम्प्रूविंग, डिजीज को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसके बाद यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ ऑल्सो अगर बीमारी कंट्रोल आ जाती है। जैसे जी मैंने बताया कि इनिशियली 1-2 साइकिल के बाद तो हम सिर्फ उसको डे केयर में लगाते हैं और पेशेंट जाके अपना जॉब वगैरह भी करते हैं। जी तो ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी ऐसा कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट और फैमिली के माइंड में आता है कि अब हमारी लाइफ खत्म, अब स्टिल हो गई है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो इस चीज का काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि यस, देयर इज अ नॉर्मल लाइफ इवन आफ्टर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक। सर ट्रीटमेंट के बाद लोग नॉर्मल वापस आ जाते हैं लाइफ में अपनी? यस, मैंने बिल्कुल बताया काफी इसमें। अब बताएं कि जैसे लिम्फोमा, अगर हम हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें तो अब जी इसका 80 to 90% सक्सेस रेट हो गया है। जी अगर अगर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें तो उसमें भी 60% से लेके 90% तक रिस्पॉन्स रेट्स हैं, अलग अलग किस्म के हिसाब से। तो हम काफी हाई रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट या डिजीज के इम्प्रूवमेंट के चांसेस की बात कर रहे हैं। तो ये पेशेंट के माइंड में जाना बहुत जरूरी है कि इसका जी सक्सेस रेट बहुत हाई है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद कंट्रोल होने के बाद लाइफ नॉर्मल रहती है। यस, ये जानना जरूरी होता है कि कुछ पेशेंट में डिजीज वापस आती है, तो उसमें भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस होती हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है उसके बाद। और जी इस तरह से हम पेशेंट को एक बहुत लंबी लाइफ दे सकते हैं। जी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और आप राइट। आज आए, आपने बहुत सारी खास बातें जो है लिम्फोमा के बारे में बताई, डायग्नोज, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और हर चीज़ जो है जाननी ज़रूर थी हमारे व्यूअर्स को। बहुत अच्छे तरीके के साथ समझाया, सिंपल शब्दों से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर जाने से पहले एक पब्लिक के लिए एक फाइनल मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, जब भी आपका सी कैंसर इज ऑलवेज अ लाइफ टर्निंग इवेंट जब भी होता जी है, तो ये कह रहे हैं कि आजकल कैंसर सिर्फ लेट स्टेज में नहीं होता, इवन अर्ली स्टेज बच्चों में भी हो रहा है। जी तो हमें हमें अपने बॉडी के सिम्टम्स या इवन फैमिली मेंबर्स को बच्चों के सिम्टम्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है। कोई भी सिम्टम आता है जिस तरह से बताया, अगर जैसे हम लिम्फोमा की बात कर रहे हैं, तो जी गिल्टियां अगर कोई बढ़ती है तो अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इमीडिएटली कंसल्ट करना जरूरी है। अगर कोई कैंसर या लिम्फोमा जी का डायग्नोसिस बनता है
तो बहुत आराम से अपने डॉक्टर से बात करना है। यस, इसका इलाज संभव है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। यस, पर इसका इलाज कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है जो थोड़ा लंबा चलता है। तो जी पेशेंट्स के साथ हमें इलाज करवाना है जिससे हम ठीक हो सकते हैं, और काफी पेशेंट्स क्योर भी हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जी। अगर ये वापस आता भी है तो इसका फिर से इलाज किया जा सकता है और पेशेंट को एक हम लंबी लाइफ दे सकते हैं। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि घर पे रहना है। इसको हमने एक्सेप्ट करना है, सोशल टैबू को हटाना है। पेशेंट साथ में कीमो लेते हैं, इलाज लेते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं साथ में। थैंक यू सो मच डॉक्टर, और बाकी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और याद रखिए, अवेयरनेस ही पावर है। और अगर अवेयर रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, तो हम जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके के साथ जी सकते हैं। सो थैंक यू एक बार फिर से आपका। और मैं आप मिलते हैं जी फिर एक बार आपसे दोबारा। और ये डिजीज अवेयरनेस इनिशिएटिव बिल्कुल बाय ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जनहित में जारी है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुनते रहिए रेडियो सिटी, थैंक यू रग सो रग में मच। दौड़े सिटी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।